जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया में। तो आज हम बात करेंगे इसरो के महान साइंटिस्ट नाम्बी नारायण के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इसरो क्या है। इसरो एक इंडियन की स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना हमारे आज़ादी वाले दिन मतलब 15 अगस्त 1969 को ही हुई थी और इसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे। अब हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे साइंटिस्ट की जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम्बी नारायण। नाम्बी नारायण जी, इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 में हुआ था। नाम्बी नारायण जी एक इंडियन साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। ये 1996 में पहली बार विक्रम साराभाई द फाउंडर ऑफ इसरो से थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर मिले जो तिरुवनंतपुरम में थी और इन्होंने 1970 में एक लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी इसरो में और ये इसरो में क्रायोजेनिक डिवीजन पे वर्क कर रहे थे और ये एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते इस प्रोजेक्ट को आगे लीड कर रहे थे। इनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने आने वाले टाइम में इसरो की स्पेस प्रोग्राम के लिए लिक्विड फ्यूल की कितनी अहमियत है और वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे आने वाले टाइम के स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, ये पहले ही जांच ली थी। और इन्होंने 1970s के मिड में एक 600 किलो का लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर बना लिया था। उसके बाद ये आगे की बिगर प्रोजेक्ट्स की तरफ काम कर रहे थे। इन 1992 में जब रसिया ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही गई थी और मेन फोकस जो हमारा था वो क्रायोजेनिक इंजन पर था। क्रायोजेनिक इंजन जनरली जैसे स्पेस प्रोग्राम इंडिया ने PSLV और GSLV दो रॉकेट के साथ किए हैं, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 2, इसके लिए इंजन जो वर्क करता है वो क्रायोजेनिक डिवीजन पे वर्क करता है। तो हमारी रसिया के साथ 1992 में एक संधि हुई थी जिसमें रसिया हमें क्रायोजेनिक इंजन देने वाला था, बट अमेरिका के उस टाइम के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे HW बुश, उनकी किसी कूटनीतिक चाल की वजह से रसिया हमारे से मतलब इस एग्रीमेंट से मुकर गया और हमें क्रायोजेनिक इंजन उस टाइम सप्लाई नहीं हो पाया। तब नारायण एंड उनकी जो टीम थी जो क्रायोजेनिक इंजन पे 1970 से वर्क कर रही थी वो अपने लास्ट स्टेज में थी, मतलब हमारा इंजन लगभग बन ही चुका था। तब अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA की वजह से इन्हें एक झूठी कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया। दो मालदीवियन औरत मरियम रसीदा और फौजिया हसन जो केरला में संदिग्ध अवस्था में रह रही थी उस टाइम, वो केरला पुलिस के रडार पर आई। जब केरला पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने खुलासा किया कि भाई नाम्बी नारायण जो आपकी इसरो के साइंटिस्ट हैं, हम उनके साथ डील कर रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई नाम्बी नारायण के साथ को हमने पैसे दिए, वो हमें क्रायोजेनिक इंजन का फॉर्मूला देगा। तो उस टाइम केरला पुलिस ने नाम्बी नारायण का कोई मतलब नाम्बी नारायण की बातों को, इस जो बात कह रही थी मालदीव औरत, उनकी बातों की सच्चाई जाने बिना नाम्बी नारायण के ऊपर सीधा अरेस्ट वारंट निकाला और उन्हें 20 दिन की कस्टडी में रखा। उन्हें खूब मारा पीटा गया उनके और उनकी टीम को। बट नाम्बी नारायण बार बार कहते कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, क्रायोजेनिक के बारे में दुनिया को भी नहीं पता कि हम बनाने वाले हैं, आप इसका खुलासा मत कीजिए, ये अमेरिका की चाल है, ये अमेरिका इसमें मिला हुआ है और ये चाहते नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया खुद डिस्कवर करे और हम स्पेस तक पहुंचे। बट उस टाइम तक केरला पुलिस ने अपनी खुद की एक थ्योरी बना ली थी और उन्हें नाम्बी नारायण की बात पर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद जो केरला पुलिस इस केस पे जांच कर रही थी जिसमें नाम्बी नारायण को कल्प्रिट घोषित कर दिया था दो मालदीवियन औरत की गवाह की वजह से, और उनके खिलाफ ना कोई ऐसे प्रॉपर एविडेंस मिले थे, बट फिर भी उन्हें 20 दिन की रिमांड पर रख के उन्हें मतलब एक तरीके से उन्हें झूठी कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया गया था। एंड केरला पुलिस नाम्बी नारायण की बात को मानने को राजी नहीं थी। उन्हें लग ही रहा था कि भाई आपने ही मतलब इंडिया के साथ गलत किया है, आपने इंडिया के साथ गद्दारी की है और इसलिए उन्हें जेल में रख लिया गया। बट आफ्टर सम टाइम ये जो केस था वो CBI को सौंप दिया गया और जब CBI ने अपने 50 से 60 दिन की रिपोर्ट बनाई तो रिपोर्ट के एंड में CBI ने कहा कि जो नाम्बी नारायण जी है ये दोषी नहीं है, ये एकदम इनोसेंट है। तब तक बहुत नाम्बी नारायण जी का नाम बहुत बुरी तरीके से उछाल दिया गया था, उनके पुतले जला दिए गए थे, उनकी बदनामी का एक तरीके से पूरे देश में उनकी बदनामी बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी थी, उन्हें गद्दार घोषित कर दिया। और उसके बाद नाम्बी नारायण इस बात पे रुके नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हरकतें हुई है, मेरे साथ जो गलत चीज हुई है, मैं उसके लिए कोर्ट में जाऊंगा और उन्होंने कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और अपने कंपनसेशन की मांग कर दी। यहाँ ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ गलत करते बाद में उसे पैसे देते तो ओके हो जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब कंपनसेशन को इस तरीके से मतलब जज किया जाता है, आंका जाता है कि वो उस बंदे की का स्टेटस कैसा था, कितना ऊपर उसका स्टेटस है और उसके साथ क्या गलत हुआ, उस हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। तो जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस करा
तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 में एससी ने एक 3 मेंबर की पैनल का गठन किया जिसमें डिसीजन लिया गया कि नाम्बी जी को 50 लाख का कंपनसेशन तुरंत मिलेगा। और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी नाम्बी नारायण जी गए और वहां भी कंपनसेशन की मांग की, तो उन्होंने इन्हें 10 लाख तक का कंपनसेशन दिलवाया। इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने हाल ही में 2-3 दिन पहले अराउंड 12 अगस्त को इन्हें 1 करोड़ 30 लाख का कंपनसेशन अभी हाल में ही दिया है। और नाम्बी नारायण जी को 26 जनवरी 2019 में इनके जो हमारे देश की एरोस्पेस